स्वागत है हमारा इस एआई के कोर्स में, बेसिक्स कोर्स में। तो हमने क्या किया था, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि पहले वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि हमने कोर्स को 5 मॉड्यूल में बाँटा है। और पहला मॉड्यूल हमारा था, क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक? दूसरा मॉड्यूल हमारा क्या था? दूसरा मॉड्यूल पहला मॉड्यूल हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन वाला मॉड्यूल था कि मतलब एआई का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक। फिर दूसरा मॉड्यूल हमारा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक। तीसरा मॉड्यूल हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब कि 11th 12th क्लास लेवल तक मैथमेटिक्स को कैसे हम एआई से यूज़ करके एआई के ज़रिए मैथमेटिक्स को और ईज़िली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हेल्प ले सकते हैं, है ना? अ, चौथा मॉड्यूल जो हमारा था, सिंपल एआई प्रैक्टिकल। अब एआई के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। पाँचवाँ जो हमारा मॉड्यूल है वो एआई का एथिक्स है, क्या फ्यूचर है एआई का, कि इन द फ्यूचर एआई क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या एआई जॉब खा जाएगा, या इसका फ्यूचर 2030 तक क्या हो सकता है, एआई हानिकारक है कि फ़ायदेमंद है ना? सेफ़ है? स्टूडेंट को हमें कैसे एआई यूज़ करना चाहिए, है ना? तो इस बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था पिछली वाली वीडियो में। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 1 पे, कि इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सबसे पहली बात है, जो हमारी जो बातें हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, ठीक? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि ह्यूमन मेड, मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो बनाया हुआ। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो बुद्धि है या जो दिमाग है, वो हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना देना कि वो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। सके, सीख सके और अपना डिसीजन खुद ले सके, ठीक है? एआई इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ए ह्यूमन। आर्टिफिशियल का मतलब है कि कृत्रिम या फिर मनुष्य द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक। इंटेलिजेंस का मतलब है कि सोचने की क्षमता, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि मनुष्य द्वारा ऐसी बुद्धि जो बनाई गई है, जो सोचने की, उसकी जो खुद की सोचने की क्षमता हो, ठीक है। मैन मेड इंटेलिजेंस। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे ये कार देख लीजिए। तो इसमें एक ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो वो आगे पीछे हर चारों तरफ से क्या करते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि मतलब जो कार आ रही है वो कितने डिस्टेंस पे है, क्या कर रही है ना? कोलैब करेगी कि नहीं करेगी, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, ये कारें अपना सिग्नल भेज देती हैं, जो उसमें जो ड्राइवर ये बैठा रहेगा, तो उसको सिग्नल भेजती हैं कि देखो भाई, पीछे कार आ रही है या आगे जो कार है अपनी स्पीड धीमी कर लो, है ना? तो उसमें जो सेंसर्स लगे रहते हैं, वो उसमें जो सेंसर्स रहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है, ठीक है? वो पहले ही डिटेक्ट करके जो है ड्राइवर रहता है, पायलट रहता है, उसको सिग्नल भेजता है कि देखो कार कार है। या फिर आजकल जो ऑटोमेटिक कार आ गई हैं, तो वो सिग्नल को पहले ही सेंस कर ले रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रही हैं, स्पीड को ऑटोमेटिक अपना स्लो डाउन कर लेती हैं, ठीक है। जैसे ये कार, इनका भी अपना क्या होता है, रेंज होता है। इस रेंज के अंदर कोई भी कार अगर आसपास में आएगी, तो उस रेंज में क्या करेंगे, उस कार को डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करके क्या करेंगे, या तो फिर आगे रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, अपना स्पीड स्लो डाउन कर लेंगे, ताकि दोनों आपस में टकराए नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एक्सीडेंट का जो खतरा रहता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर आप नहीं भी ध्यान देंगे, तो लेकिन जो सेंसर रहेगा वो ध्यान दे देगा कि नहीं, ये जो आगे आने वाली जो गाड़ी है या कार है, उसमें कोई कोलैप्स ना हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, अगर सिस्टम को से आपको सिग्नल भेजेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक मोड पे रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो स्लो डाउन कर लेगा, ठीक है। फिर एक आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में जो स्क्रीन लॉक होता है, जो फेस लॉक होता है, उसमें भी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वो आपको जो फेस को देख के क्या कहता है, पहचान जाता है कि नहीं, ये आपका ही फेस है। वो ऑटोमेटिक क्या होता है, अनलॉक हो जाता है। ये इसके पीछे भी क्या है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना? वो आपके फेस को देख के तुरंत पहचान जाता है, वो सेंस कर लेता है कि नहीं आप ही हैं, तो वो क्या करता है, अनलॉक कर लेता है फ़ोन को, ठीक? फिर अगला क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे गूगल असिस्टेंट आपकी आवाज़ को समझता है, ठीक? जैसे अगर आप कभी भी गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने जाएँगे, तो वहाँ पे क्या होगा ना, कि प वो आपकी आवाज़ को पहले 2-3 बार मैच करेगा, 2-3 बार आपको आवाज़ लेता है, लेकर फिर बाद क्या करता है, जब जब आप डन करते हैं, तो वो क्या करेगा कि जब भी आप बोलेंगे कि ओके गूगल, तुरंत क्या करता है, वो खट से एक्टिवेट हो जाता है। हाँ सर बोलिए, या फिर कहिए,
तो वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है जो आपकी आवाज़ का जो सैंपल है पहले शुरू में लेकर रख लेता है और धीरे-धीरे क्या करता है कि मतलब जब भी आप आवाज़ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को समझता है कि नहीं हाँ, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो आपके सैंपल के आधार पे वो आपकी आवाज़ को मैच कराएगा तो कहेगा नहीं आप ही हैं। कोई और बोलेगा तो वो उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा उतने अच्छे तरीके से या फिर रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। लेकिन आप बोलेंगे तो तुरंत रिस्पॉन्स देगा कि नहीं हाँ, वो मैच कर लेता है कि नहीं जो उसके पास सैंपल्स रहते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या करता है कि आवाज़ को मैच कर लेता है और कहता है कि नहीं ये जो फ़ोन का ओनर है या जो भी मेरे फ़ोन का जो मालिक है, वही है, उसी की आवाज़ है और उसके अनुसार वो काम करता है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पहचान लेती है, ठीक है, सही बात है। अभी जो पिछले वाले में इमेज में हम डिस्कस करते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, वो क्या करती है कि रोड पर जो भी आस-पास गाड़ियाँ चलती हैं, जो भी कुछ भी होता है, एक्टिविटी होता है, वो सेंस कर लेता है कि नहीं इस पे गाड़ी कहीं लड़े ना या फिर आगे-पीछे क्या है, तो वो हमें सिग्नल भेजता रहता है। तो वो क्या होता है, इसके पीछे भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही होती है, ठीक। फेस अनलॉक फ़ोन खोल देता है, हाँ, फेस अनलॉक फ़ोन खोल देता है क्योंकि उसमें भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता है, वो आपके आपके जो फेस को डिटेक्ट कर लेता है कि आपका ही फेस है ना? यूट्यूब आपको आपकी पसंद की वीडियो को सजेस्ट करता है। तो यूट्यूब क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 2-4 वीडियो अगर यूट्यूब पे आप देख लीजिए, तो अगर आप 2-4 वीडियो देख लिए और उसको लाइक कर दिए, तो यूट्यूब क्या करेगा ऑटोमेटिक आपको उससे रिलेटेड वीडियो क्या करेगा, भेजना चालू करेगा, उससे रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चालू कर देगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न इसके पीछे क्या डाटा जो डाटाबेस है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के पास चला गया। उसके पास ये डाटा मिल गया, ये सिग्नल मिल गया कि भाई ये इस टाइप की वीडियो, इस कैटेगरी वीडियो आपको पसंद है। तो वो क्या करेगा ना कि वो ऑटोमेटिक आपको उस टाइप की वीडियो और ज़्यादा दिखाएगा ताकि आप और देखें, आपको और रिकमेंड करेगा, वो आपको रिकमेंड करता रहेगा बार-बार। आप जितना ज़्यादा वीडियो उस टाइप के देखेंगे, आपको उसी तरह से देखते हैं ना आप कभी भी यूट्यूब में कि अगर आप 2-4 वीडियो ऐसे देख लिए, तो उसी तरह की वीडियो आपको ऑटोमेटिक आने लगती हैं। तो इसके पीछे भी हमारा क्या है, एआई ही है। एआई वहाँ पे उसका एल्गोरिदम ही काम करता है क्योंकि उसके डाटाबेस में वो चला गया कि इस व्यक्ति को इस टाइप की वीडियो पसंद है, तो वो क्या करता है कि उसी टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड करता है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा उस पे टाइम आप कंज़्यूम करें, ठीक है? कंज़्यूम करें और उस पे आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है? ये सब एआई के एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे, ठीक है? इतने सारे जो होते हैं सब में एआई का हमारा उपयोग होता है। एआई हमारा इस तरह से हमारा इतने-इतने इंटरनल लेवल तक हमारा एआई मौजूद है उसमें, ठीक है? अब इसका हिस्ट्री क्या रहा है, एआई के इतिहास, एआई की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है? पहली बार जो 1950 में एआई का जो शुरुआत हुआ था, एलन टर्निंग नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था कि पहली बात उन्होंने उस टाइम 1950 में क्या हो रहा था, मशीन लर्निंग का स्टार्ट हुआ। मशीन मशीन लर्निंग में क्या हुआ कि मतलब मशीन लर्निंग में ये होता था कि मशीन को हम एक इंस्ट्रक्शन दे देते थे और मशीन उस हिसाब से काम करती थी। जैसे मान लीजिए मशीन को हम वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर दिए कि देखो मशीन तुमको 1 घंटे में इतना ही काम करना है, ठीक है? या 1 घंटे में तुमको इतना इतना वर्क करना है या ये चीज़ करनी है। तो मशीन क्या करती थी 1 घंटे में उतने वो चीज़ों को वर्क करती थी, है ना? तो जो टर्निंग है, जो एलन टर्निंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उनमें दिमाग आया कि क्यों ना हम मशीन को इतना एबिलिटी ही बना दें, इतना इतना काबिल बना दें कि वो क्या करे कि खुद से मतलब सोचने लगे कि हमको क्या करना है, सेंस कर ले, है ना? तो टर्निंग ने क्या किया कि मशीन इंटेलिजेंस का उन्होंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया। अब वहाँ पे जो भी सभा था, मीटिंग था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि देखो भई हम मशीन को इतना उपलब्ध करा दें या इतना इंटेलिजेंट बना दें कि मशीन खुद से चीज़ें हमारी क्या करे, काम करना चालू कर दे, ठीक है? खुद सोच सोच सके कि हाँ, हमको क्या करना है, बस हमको बस कहना पड़े कि देखो ये प्रोडक्ट बनाना है तो मशीन क्या करे उस हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक चीज़ें सोच के काम करे, ठीक है? उन्होंने क्या किया था 1950 में ही इतनी चीज़ों को सोचा था और ऐसा काम किया था। फिर उन्होंने क्या किया टर्निंग टेस्ट का आइडिया दिया कि देखो हम क्या करें कि एक टेस्ट करें मशीनों के बारे में, जो मशीन क्या करे पहले अपने में आपस में खुद से बातचीत करना चालू करें, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया जैसे यहाँ पर देखिए टर्निंग टेस्ट हो रहा है। तो टर्निंग टेस्ट आप देखिए ये हमारा क्या है टर्निंग टेस्ट हो रहा है। ठीक? तो टर्निंग टेस्ट, तो उन्होंने टर्निंग टेस्ट कराया मशीनों से कि मतलब कि टेस्ट मतलब कि मशीन क्या करें आपस में एक-दूसरे से बात करें, एक-दूसरे को समझें, तो उन्होंने एक आइडिया दिया, ठीक? और उन्हीं को क्या तभी से हमारा क्या हुआ एआई की जो है जनरेशन है उसी से वहीं से शुरुआत हुई एआई का। टर्निंग ने ही एआई की शुरुआत की थी, जिनको एआई का फादर माना जाता है, ठीक है?
1950 में उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने टर्निंग टेस्ट का स्टार्ट किया। 1980 में क्या हुआ कि अप्रूव हुआ उनका पूरी तरह से, और उनको एक एक्सपर्ट सिस्टम दिया गया, एक्सपर्ट की टीम बनाई गई खासकर एआई के लिए ही, कि एआई को और डेवलप किया जाए और अच्छे से डेवलप किया जाए। क्योंकि उसके पहले टर्निंग टेस्ट जो हो रहा था ना, कॉन्सेप्ट आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें बस हमारा मशीन लर्निंग ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता था। मशीन लर्निंग में बस क्या होता था कि 1950 के पहले मशीन लर्निंग भी उतनी अच्छी इफ़ेक्टिव नहीं थी, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन 1950 के बाद मशीन लर्निंग में और अच्छा ग्रोथ आया था, तो उन्होंने क्या, तब तक 1980 तक मशीन लर्निंग ही काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे, मशीन लर्निंग को ही बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता था, है ना? मशीन लर्निंग में क्या होता था कि डाटा पुटअप कर दिया जाता था और उस डाटा के हिसाब से मशीन काम करती थी, ठीक है? तो 1980 में क्या हुआ कि मशीन लर्निंग को और एडवांस लेवल पे ले जाया गया, क्योंकि मशीन लर्निंग ही क्या है, एआई का एक बेस है। क्योंकि मशीन लर्निंग भी उस टाइम काम करती थी, वो हमें इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करती थी, डाटा के बेस पे, है ना? जो उसको हम सूचना दे देते थे, वो उस हिसाब से काम कर देती थी। फिर 1980 में क्या हुआ कि और एक्सपर्ट की जब टीम सिस्टम पे काम करना चालू की, तो उस टाइम 1980 में 12 साल तक उस पे क्या हुआ, एक्सपर्ट टीम ने क्या किया, काम किया, ठीक है? 12 साल तक एक्सपर्ट टीम ने काम किया। 2000 जब इंटरनेट और डाटा ग्रोथ आया, जब इंटरनेट का जब बूम हुआ उस टाइम, तो उस टाइम क्या हुआ कि 2000 के बाद तो एआई हमारा धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पे आना चालू हुई। मशीन लर्निंग वहाँ से क्या हुआ, थोड़ा-सा स्लो डाउन हुआ और इसमें कुछ न कुछ चीज़ें को ऑटोमेटिक कराने का अभ्यास किया गया, ठीक है? और उस टाइम क्या हुआ कि पहले क्या था ना कि उतना इंटरनेट उतनी स्पीड का इंटरनेट और उतनी ब्रॉड लेवल पे इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता था ना, तो जिसके ज़रिए जो टेस्ट हमारा होता था उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता था, क्योंकि एआई जो होता है वो डेटा के बेस पे काम करता है ना, तो एआई को चाहिए बहुत सारा डेटा, क्योंकि अगर एआई को जब खुद का अपना काम करना पड़ेगा तो उसको क्या चाहिए, पूरा विश्व भर में जितना डेटा है वो क्या, एआई अपना जो डिसीजन लेता है डेटा के आधार पे लेता है ना, तो उसको बहुत सारा डेटा चाहिए ना, तो वो क्या करता है, 2000 के पहले उतना इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता था, तो इसकी वजह से एआई को क्या होता था, डेटा उतना मिलता नहीं था, ठीक है? जिसकी वजह से वो इतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता था, इसीलिए उस टाइम मशीन लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि इस मशीन लर्निंग को हम जो इंस्ट्रक्शन देते थे, वो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करती थी। एआई के पास उतना डेटा नहीं था विश्व भर का, जितना कि दो सन 2000 के बाद जब इंटरनेट आया, तो लोगों ने जब इंटरनेट का यूज़ धीरे-धीरे करना चालू किया, तो एआई के पास क्या हुआ, धीरे-धीरे इंटरनेट से डेटा मिलना चालू हो गया, ठीक? तो वहाँ पे क्या हुआ कि 2010 तक एआई हमारा क्या हुआ, पूरा डेवलपमेंट उसका हो चुका था, है ना? 2010 तक पूरा डेवलपमेंट हुआ और डीप लर्निंग का डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ। 2010 के बाद वहाँ बूम बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ और 2010 के बाद आते-आते 10 सालों में एआई क्या हुआ कि पूरा अच्छे से वो तैयार हो गया, उसके पास अच्छा खासा डाटा हो गया, है ना? 2020 में क्या हुआ कि स्मार्ट टूल्स वहाँ पे आए, जैसे आपका चैटबॉट्स हो गया, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं 2020 में धीरे-धीरे, मतलब 20 के बाद धीरे-धीरे वो चीज़ें इतना डेवलप हो गई थी कि वो अपने तरह से अपने थिंकिंग के हिसाब से काम कर सकती थी, ठीक है? जैसे ये हैं एलन टर्निंग, इन्होंने क्या किया कि एआई की शुरुआत इतने बड़े-बड़े कंप्यूटर पे यूज़ करके, इतने बड़े-बड़े कंप्यूटर पे उन्होंने काम किया था। एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब एआई और ह्यूमन में क्या अंतर है? तो एआई और ह्यूमन में क्या अंतर है? एआई देखिए, ह्यूमन क्या होता है, मानव जो बुद्धिमत्ता है उसमें क्या होता है, इमोशन होता है, उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि ह्यूमन ने तो एआई का जनरेट किया है, क्रिएटिव थिंकिंग थी तभी ना। एक्सपीरियंस से क्या है, ह्यूमन सीखते हैं, ठीक? गलती करते हैं फिर और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अब एआई क्या करता है, वो डाटा से सीखता है, ठीक है? ह्यूमन मतलब ह्यूमन के अंदर इमोशन होता है, एआई के अंदर इमोशन नहीं होता है। और ह्यूमन क्या करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, लेकिन एआई क्या करता है, डेटा से सीखता है। एआई में क्या है कि अगर जो डेटा रहेगा वो उसके हिसाब से उठा के वो दे देगा, है ना? वो एक्सपीरियंस से नहीं सीखेगा कि मतलब पुराना एक्सपीरियंस हमारा क्या रहा, अब नया एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, है ना? उससे कोई मतलब नहीं। उसके पास जो पुराना डाटा था, अगर नया डाटा अपडेट हुआ तो वो अपडेट डाटा के हिसाब से काम करेगा। अगर पुराना डाटा पे वो काम नहीं करेगा। जो उसको अपडेट डाटा रहेगा, अपडेट डाटा के हिसाब से काम करना चालू करेगा। फिर उस टाइम के हिसाब से अगर दूसरा बार क्वेश्चन पूछेंगे तो उस टाइम के हिसाब से जो डेटा रहेगा उस डेटा के हिसाब से काम करेगा। जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी में ही अगर आप उसको एक बार जो क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेगा वो, उस टाइम पे जो उसके पास डेटा रहेगा उसके हिसाब से आपको जवाब देगा, ठीक? फिर दोबारा अगर आप क्वेश्चन मतलब करेंगे 1-2 दिन बाद या 4 दिन 10 दिन बाद,
दोबारा क्वेश्चन करते हैं तो क्या करेगा, वो जवाब उसी क्वेश्चन का दोबारा पूछेंगे 10 दिन बाद, जो 10 दिन के उस दिन समय के हिसाब से डेटा रहेगा उसके पास, वो उसके हिसाब से जवाब देगा। वो कुछ डिफरेंस आपका आ जाएगा पहले के जवाब से, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है ना? तो कहने का मतलब कि एआई जो है एक्सपीरियंस पे नहीं, वो डेटाबेस पे काम करता है, ठीक है? इसके अंदर इमोशन नहीं होता है, ठीक? ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है क्योंकि इसके पास बहुत सारा जो डेटा है उपलब्ध होता है पूरे इंटरनेट पर, है ना? तो वो क्या करता है कि इसको ईज़िली जो डेटा है वो आसानी से मिल जाता है। तो क्या करता है, इसीलिए ये क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है उस डेटा के बेस पे, ठीक? और ये क्या करता है, 24/7 आवर काम कर सकता है, मतलब ये चौबीसों घंटा काम कर सकता है। इसको कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे कुछ और कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब कंपैरिज़न करते हैं, तो जो फीचर होता है ह्यूमन और एआई की में, तो इमोशन होता है, सही बात है। ह्यूमन में इमोशन होता है और एआई में नहीं होता है, ठीक? लेकिन ह्यूमन की जो स्पीड है वो क्या होती है, बहुत स्लो होती है। एआई की स्पीड फास्ट होती है, क्यों? क्योंकि इसमें डेटाबेस बहुत होता है, ठीक? और मेमोरी इनकी क्या होती है, लिमिटेड होती है ह्यूमन की, ठीक? लेकिन ह्यूमन की मेमोरी लिमिटेड नहीं होती है, हालाँकि बहुत होता है मेमोरी इनके पास, लेकिन उतना ह्यूमन क्या करता है, उपयोग नहीं कर पाता है उसका उस तरह से। लेकिन एआई के पास क्या, बहुत बड़े लेवल का डेटा होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है। वो क्या करते हैं, उस लार्ज डेटा के बेस पे एआई का हमारा काम करता है, ठीक? लेकिन ह्यूमन के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई क्रिएटिविटी होती है। एआई के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी अभी तक तो लिमिटेड ही है, ठीक है? अभी तक लिमिटेड है, क्योंकि अभी जो हमारे एआई का जो चल रहा है, वो बहुत अभी बेसिक लेवल पे चल रहा है, अभी वो स्टार्टिंग फेज में है, जब अभी एडवांस एआई हुआ ही नहीं है, ठीक है? इसका कंक्लूजन क्या था कि एआई पावरफुल है, लेकिन इंसान से सुपीरियर नहीं हो सकता, बात सही है। इंसान जितना क्रिएटिविटी होता है उतना एआई क्रिएटिव नहीं हो सकता, ठीक? अब एआई के टाइप्स कितने हैं? एआई के टाइप्स हैं, एआई हमारे 2-3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला होता है हमारा नैरो एआई, ठीक है? इसको बोलते हैं वीक एआई। तो नैरो एआई क्या होता है, जिससे मतलब ये बस एक ही चीज़ें पे काम करता है, एक ही स्पेसिफिक चीज़ पे ही काम करता है। जैसे हमारा हो गया गूगल मैप डायरेक्शन। गूगल मैप डायरेक्शन को क्या बोलेंगे कि भाई मैं ये लोकेशन डाल दे, तो मुझे एक डायरेक्शन बता दो। वो क्या करेगा, बस वही डायरेक्शन ही बताएगा। जब भी आप उससे पूछेंगे वो डायरेक्शन ही बताएगा और कुछ नहीं आपको जानकारी देगा। बस डायरेक्शन बताएगा, उसका मैप्स का काम है वो डायरेक्शन देना। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। अब नेटफ्लिक्स पे जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स हो गया या जियो हॉटस्टार हो गया, कोई भी आपका ऐप हो गया, उसको आप खोलते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई अगर आप मूवी ओपन करते हैं तो क्या करता है, नीचे देखता है सजेशन में दे देता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक मूवी यहाँ पे अगर हम ओपन कर दिए तो यहाँ पे देखिए सजेशन में कई सारी मूवी देने लग गया। तो वो क्या करता है, एआई ही काम करता है, वो नैरो एआई काम करता है। उसका काम ही है कि बस सजेशन देना, ठीक है? और उसका कोई काम नहीं है। वॉइस असिस्टेंट वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, कोई भी चीज़। वॉइस असिस्टेंट क्या काम है, जो आप कहेंगे वो बस उसका काम है काम कर देना। जो आप कहेंगे मुझे ये चाहिए, वो तुम आपको लाके वो दे देगा। कहेंगे ये खोज दो, वो खोज देगा। उसका एक ही काम है और कुछ नहीं करेगा, ठीक? आज के टाइम में जो एआई यूज़ हो रहा है, वो नैरो एआई है, क्योंकि अभी जो एआई अभी उतना एडवांस नहीं गया है कि जो ह्यूमन इतना सोच सके, ह्यूमन इतना ब्रॉड लेवल पे जा सके। तो अभी आज का जो एआई है, वो अभी नैरो एआई पे काम कर रहा है, ठीक है? दूसरा होता है जनरल एआई। ये स्ट्रॉन्ग एआई होता है। यह क्या करता है, इंसान की तरह हर काम को कर सकता है। अभी ये एग्ज़िस्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अभी ये एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है। अभी आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये कर दे एग्ज़िस्ट, लेकिन अभी अभी तो ये क्या स्ट्रॉन्ग एआई एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है। फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, आने वाले फ्यूचर में जैसे अगर ये स्ट्रॉन्ग एआई आ जाता है या जनरल एआई आ जाता है, तो ये क्या होगा ना कि जैसे कोई मिशन भेजना हुआ, चाँद पे भेजना हुआ या मंगल पे भेजना हुआ, और बड़े-बड़े मिशन किए जा सकते हैं, उसमें मनुष्य को भेजा ही नहीं जाएगा। पहले एआई ह्यूमनॉइड जो रोबोट होंगे, ह्यूमनॉइड मतलब कि जो ह्यूमन की तरह काम करेंगे, ह्यूमन की तरह सारी चीज़ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उन रोबोट को वहाँ पे बैठाया जाएगा उस स्पेसशिप में, और उनको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। और इनका एक और यूज़ होगा, जैसे हॉस्पिटल में हो गया, हॉस्पिटल में भी इनका यूज़ हो सकता है। हॉस्पिटल में एक एज़ ए डॉक्टर के तौर पे डॉक्टर की हेल्प करने के लिए भी यूज़ होगा इनका, है ना? या फिर कब ये भी हो सकता है कि डॉक्टर की जगह पे भी काम कर सकते हैं, और जो डॉक्टर से जो सटीक जो काम करेंगे वो डॉक्टर जो नहीं कर सकते वो ये भी कर सकता है।
लेकिन अभी ये टेस्टिंग फेज में है, अभी फ्यूचर कॉन्सेप्ट अभी ये आया नहीं है इस बारे में, ठीक है। इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तभी अभी आया नहीं तो इस पे अभी उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस जानकारी के लिए कि हाँ स्ट्रॉन्ग एआई होता है, ठीक है। अब डेली लाइफ में एआई क्या होता है, एआई हम हर रोज़ यूज़ करते हैं बिना नोटिस किए, आप लोगों को पता भी नहीं कि एआई आप हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज़ अगर जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम में आप सर्च करते हैं, ठीक है? या गूगल उस पे अमेज़न पे ही जाइए, अमेज़न पे आप कुछ भी चीज़ें सर्च करेंगे तो क्या करेगा? एक चीज़ आप सर्च करेंगे उससे रिलेटेड 50 चीज़ें दे देगा वो। फिर बाद में उसके आस-पास अगर वो उसको ओपन करेंगे तो नीचे भी रिकमेंडेशन दिया रहता है कि नहीं ये चीज़ें खरीद लीजिए, ये चीज़ें खरीद लीजिए, ये चीज़ें खरीद लीजिए। तो क्या है एआई का क्या एल्गोरिदम है वहाँ पे, वो एल्गोरिदम से काम कर रहा है ना? जैसे मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में रिकमेंडेशन आ जाता है ना? इंस्टाग्राम रील आप देखते हैं तो इंस्टाग्राम रील में क्या होता है, एक देखेंगे उसके बाद दूसरा सजेशन में आपको मिल जाता है, ठीक? गूगल सर्च करेंगे तो गूगल सर्च में एक सर्च करते हैं कई सारे उसमें आ जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक? बैंक फ्रॉड भी डिटेक्ट करता है एआई, बात भी सही है कि बैंक फ्रॉड जो चीज़ें होती हैं उनको भी एआई डिटेक्ट कर लेता है ना? एआई इन एजुकेशन मैथमेटिक्स। अब एआई का यूज़ मैथमेटिक्स में किस तरीके से होता है? हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन में कैसे यूज़ होता है? ये क्या है स्मार्ट लर्निंग ऐप्स, जैसे स्मार्ट लर्निंग ऐप्स में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो अच्छे तरीके से हमें लर्निंग कराते हैं, सिखाते हैं, है ना? उसमें एआई का यूज़ होता है, ठीक? ऑनलाइन टेस्ट इवैल्यूएशन हम एआई के ज़रिए और एआई का यूज़ करके ऑनलाइन टेस्ट करा सकते हैं, इवैल्यूएशन करा सकते हैं। उससे ऐसे-ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो हम ऑनलाइन टेस्ट करा के हम तुरंत इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि नहीं हाँ, कौन बच्चा पढ़ा है, कौन बच्चा टेस्ट दिया, कितना दिया, एक टेस्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया, कितना उसका एवरेज रहा। पहले क्या होता था, पहले इतना डिटेल्ड में हमको जानकारी नहीं मिल पाती थी, है ना? ऑनलाइन टेस्ट करना पे। लेकिन अब क्या है कि एआई का यूज़ करके हम उसको समराइज़ कर सकते हैं और ईज़िली हम पता लगा कर सकते हैं कि नहीं ये चीज़ें कौन बच्चा किया, क्या किया, टेस्ट इवैल्यूएशन आसानी से हो सकता है। मैनेज करना बड़ा ईज़ी हो जाता है। पर्सनलाइज़्ड लर्निंग मतलब कि आपके हिसाब से जो क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको लर्निंग मिलेगी, ठीक है? एआई का यूज़ करके मतलब आपको क्या-क्या चाहिए, आपको क्या-क्या सीखना है, वो आपके हिसाब से चीज़ें आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है? डाउट सॉल्विंग टूल मतलब आपको जो भी डाउट आ रहा है आपके कंटेंट में, आपके जो सॉल्व करने में या कोई भी क्वेश्चन है, एआई से आप पूछिए, वो तुरंत आपको उससे रिलेटेड जवाब दे देगा, है ना? तो ये डाउट सॉल्विंग टूल्स होता है इसमें। मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ होता है? हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं एआई का यूज़ करके, डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं। हम एक उस पे प्रॉम्प्ट डालकर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ ऐसे-ऐसे है तो इसके लिए क्या हो सकता है ना? और उससे हम बोल सकते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दो, तो स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्यूशन भी मिल सकता है ना? मिल जाएगा आसानी से, ठीक? तो मॉड्यूल 1 में इतना ही और अब अगला जो हमारा होगा मॉड्यूल 2 होगा, अब उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू।